हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वर्णमाला है। और वर्णमाला के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। स्वर वे वर्ण जो मौलिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता के लिखे व बोले जाते हैं। मौलिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना सहायता के बोले व लिखे जाते हैं, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। और इनकी एक और विशेषता क्या हो जाएगी, इनके उच्चारण में वायु निर्वात गति से बाहर निकलती है। वे वर्ण जो मौलिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता के लिखे व बोले जाते हैं तथा जिनके उच्चारण में वायु निर्वात गति से बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये विशेषता भी हो जाएगी। यदि आपको विशेषताएं आ जाए, स्वर की विशेषताएं लिखिए तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट में, या फिर यदि आपको डेफिनेशन पूछे तो आप इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इसमें जो मौलिक शब्द है, मौलिक का अर्थ क्या हो जाएगा, मौलिक का अर्थ हो जाएगा आधार, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वही पॉइंट वर्ण, वही वर्ण क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ना तो किसी से मिलके बना हुआ होता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विशेषता में, स्वतंत्र होते हैं, बिना सहायता के बोले व लिखे जाते हैं, है ना। बिना सहायता के लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि ये मौलिक होते हैं, वही चीज होती है, मूल तत्व ही वो होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक आम देखा होगा, फल की बात करें तो आम एक फल देखा होगा, और आम से ही निर्मित आम का जूस जो कि बने हुए आते हैं, खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया द्वारा जूस वगैरह बनते हैं ना, आपने देखे होंगे, पिए भी होंगे, फ्रूटी वगैरह हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हो गया, ये उसका परिवर्तित रूप हो गया। लेकिन आम क्या हो गया, आम एक मौलिक चीज है ना। जो फ्रूटी है वो भी आम का ही टेस्ट दे रही है, और आम का तो खुद टेस्ट ही है, लेकिन जो आम है उसके जो रस का टेस्ट है वो मौलिक है, वो वहीं से आया है। लेकिन फ्रूटी जो निर्मित हुई है, जो कि सेम आम के रस जैसी ही लगती है, उसका निर्माण किससे हुआ है, आम से हुआ है, तो वो मौलिक नहीं हुई। लेकिन आम क्या हो गया, आम का रस जो कि आम में से हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो वो मौलिक हो जाएगा। इसी तरह स्वर मौलिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिना सहायता के बोले व लिखे जाते हैं, जिनके उच्चारण में वायु निर्वात गति से बाहर निकलती है। अब हम इस लाइन को समझ लेते हैं, क्या है, जिनके उच्चारण में वायु निर्वात गति से बाहर निकलती है। मतलब ये स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के दौरान वायु में किसी तरह का घर्षण नहीं होता, हमारे कंठ में किसी तरह का घर्षण नहीं होता है। इसलिए क्या कहा गया है कि उच्चारण में वायु निर्वात गति, मतलब सरलता से, कोई निर्बाध, कोई किसी भी तरह का बाउंड या बंधन नहीं आता, और निर्बाध गति से बाहर निकल जाती है, या निर्बाध आ जाएगा फ्रेंड्स, निर्बाध नहीं, निर्बाध मतलब कोई बाधा नहीं आती है बोलने में। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा औ, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यदि संस्कृत में हम देखें, संस्कृत की वर्णमाला में देखें तो स्वरों की संख्या वहां पर 13 है। यदि हम संस्कृत की वर्णमाला की बात करेंगे, उसमें यदि हम स्वर की बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि वे दो अन्य स्वर कौन से हैं जो इसमें जुड़ जाते हैं। देख लेंगे। वैसे जो मैंने आपको ग्राफ में प्लूत स्वर भी बताया था ना, वो प्लूत स्वर उन्हीं का उदाहरण है, तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे उन्हें, या फिर यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के पड़ाव की तरफ। यहाँ हमने क्या देखा, हमने स्वर की परिभाषा देखी, हमने स्वर देखी कि स्वर कितने होते हैं, और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हम देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद, तो स्वर के 4 भेद होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। कौन कौन से होते हैं, रहस्व स्वर जिन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर जिन्हें गुरु स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से हो जाएंगे, रहस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। रहस्व या लघु स्वर, इसमें या बीच में है, मतलब कि रहस्व को ही लघु कहा गया है और दीर्घ को ही गुरु कहा गया है। ठीक है, हम समझ लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रहस्व स्वर की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो रहस्व स्वर क्या है, रहस्व स्वर को ही मैंने क्या कहा था, लघु स्वर भी कहा था, मतलब उसी का दूसरा नाम क्या हो गया, लघु स्वर हो गया। अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं, और साथ ही विशेषताओं को ऐसे कंपाउंड करेंगे, ऐसे मिलाएंगे कि ये डेफिनेशन का रूप भी ले लेगी।
उच्चारण में सामान्य समय लगता है ना। तो लघु स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। इसमें समय की गिनती 1 मानी जाती है और छंद शास्त्र में इसे लघु की मात्रा कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है, इसमें समय की गिनती 1 मानी जाती है और छंद शास्त्र में इसे लघु की मात्रा कहा जाता है। लघु स्वर की संख्या कितनी है? लघु स्वरों की संख्या 4 है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ये जो क्या लिखा है लघु स्वर, तो हम यहाँ से यदि 4 स्वर निकालेंगे तो इन वर्णमाला के इन वर्णों में से ही निकालेंगे। हमें व्यंजनों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसकी बात हो रही है? स्वरों की बात हो रही है। इसलिए इन स्वरों में से ही हमें 4 स्वर निकालने होंगे कि कौन से हैं लघु स्वर। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। पहली विशेषता क्या है? उच्चारण में सामान्य समय लगता है। मतलब जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो निर्बाध गति से, स्वरों की हमने विशेषता देखी कि निर्बाध गति से उच्चारण होता है, कोई बदलन नहीं होता। तो इनका दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी और सामान्य होते हैं, बहुत इजीली बोल दिए जाते हैं। मतलब एक छोटा बच्चा भी जब स्टार्ट करता है बोलना तो वह लघु स्वर से ही उसकी स्टार्टिंग होती है बोलने की। इतना सरल होता है लघु स्वर, इसलिए क्या कहा गया है? उच्चारण में सामान्य समय लगता है। अब हम बात करते हैं समय की गिनती 1 मानी जाती है। फ्रेंड्स, आपने स्कूल टाइम में छंद, चौपाई, दोहा ये पढ़ा होगा, इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ी होगी। उसमें हम लोग मात्राएं गिनते हैं छंद शास्त्र के अंतर्गत, है ना। लघु की मात्रा, दीर्घ की मात्रा। लघु की मात्रा में जैसे ये संकेत होता है, दीर्घ की मात्रा में ये संकेत होता है। इस तरह से हमने पढ़े थे। तो जहाँ लघु की मात्रा आती है वहां पे हम मात्रा की गिनती क्या करते थे? जैसे चौपाई, छंद, उसमें मात्राएं गिनना होती थी। तो जहाँ लघु की मात्रा होती है वहां हम उसे 1 मात्रा गिनते हैं, और जहाँ दीर्घ की मात्रा होती है वहां हम मात्रा को 2 गिनते हैं। फिर जब हम छंद पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप केवल इतना याद कर रख लीजिए, यदि आपको छंद नहीं पता हो, दोहा, चौपाई इनसे अवगत नहीं हो, तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि समय की गिनती 1 मानी जाती है। और छंद शास्त्र में लघु की मात्रा, इसे क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र में लघु की मात्रा कहा जाता है उस एक गिनती को। अच्छा, यहाँ पे आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। समय की गिनती 1 मानी जाती है और छंद शास्त्र में इसे लघु स्वर को, मतलब हर्ष स्वर को क्या कहा जाता है? लघु की मात्रा कहा जाता है। संख्या कितनी है? तो लघु स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये क्या हो जाएंगे? ये चारों क्या हो जाएंगे? ये चारों हो जाएंगे आपके लघु स्वर। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा नहीं है। सपोज ये क्वेश्चन आ गया और आपको ये 3 दे दिए और एक इसमें से बड़ा ऊ भी दे दिया, तो आपको छांटना होगा कि इनमें से लघु स्वर कौन सा नहीं है। तो आप बड़ा ऊ पे टिक करेंगे। आपको 4 याद होना चाहिए, ये लघु स्वर के अंदर आते हैं। नोट कर लीजिए, इजी है, कोई टफ नहीं है इन्हें याद करना। कौन कौन से? अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है? उच्चारण में लघु की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। कैसा समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। किसकी अपेक्षा? लघु की अपेक्षा। मैंने कहा था ना कि लघु स्वर तो इतने इजी होते हैं, इतने सरल होते हैं कि एक सामान्य छोटा बच्चा, एक बालक जब बोलना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले लघु स्वर से ही शुरुआत करता है। इतना सरल होता है। दीर्घ स्वर भी उच्चारण में सरल होता है, लेकिन लघु की अपेक्षा इसमें 2 गुना समय लगता है। थोड़ा सा अधिक जोर देना पड़ता है लघु स्वर की अपेक्षा। ठीक है, तो उच्चारण में वे वर्ण, क्या लिखोगे आप? वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसमें समय की गिनती 2 मानी जाती है। मैंने बताया था आपको, छंद शास्त्र में जब चौपाई वगैरह होती है और उसमें जब मात्रा की गिनती की जाती है, और जहाँ दीर्घ स्वर आते हैं वहां पर गिनती क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। लघु स्वर में 1 मानी जाती है, दीर्घ स्वर में 2 मानी जाती है। ठीक है, तो समय की गिनती 2 मानी जाती है। छंद शास्त्र में गुरु की मात्रा कहा जाता है। छंद शास्त्र में जहाँ दीर्घ स्वर आता है या दीर्घ मात्रा लगी हुई होती है, स्वरों की जो मात्राएं होती है आपने देखा ही होगा, अधिकतर मात्राओं के रूप में यूज आती है। स्वरों का यूज कैसे होता है? मात्राओं के रूप में होता है। तो छंद शास्त्र में इसकी मात्रा को क्या कहा जाता है? गुरु की मात्रा कहा जाता है। जहाँ गुरु की मात्रा आती है वहां पर गिनती क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। जहाँ लघु की मात्रा आती है वहां गिनती 1 मानी जाती है। ठीक है, तो छंद शास्त्र में गुरु की मात्रा
दो मानी जाती हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, यदि लिखना है ये ऐसे लिखोगे तो ये विशेषताएं हो जाएगी। डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा दोगुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या दो गिनी जाती है, मतलब समय की गिनती क्या होती है, दो गिनी जाती है, और छंद शास्त्र में इसे गुरु की मात्रा कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर 3 होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये क्या हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से हो जाएंगे, देखो लघु स्वर की संख्या कितनी थी, 4 थी, और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, आ, बड़ा ई और बड़ा उ। ठीक है, अब हम देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है, तो दो असमान संयुक्त, जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा होगा, संयुक्त का अर्थ होता है दो चीजों से, जो भी कोई चीज होती है वो योग से बनती है तो वो संयुक्त कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। ठीक है, जैसे कि दो चीजें मिलाई अपन ने, जैसे कि खीर हुआ, सपोज खीर हुआ, तो हम दूध और चावल से मिला के क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं, दूध प्लस चावल। इसमें तो और चीजें भी चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, दूध प्लस चावल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, खीर, है ना। तो ये कंपाउंड से मिलकर, मतलब खीर एक क्या है, संयुक्त खाद्य पदार्थ है। कैसा खाद्य पदार्थ है, संयुक्त, क्योंकि ये क्या होता है, ये चीजों से मिलकर बनता है ना, इसलिए संयुक्त कहा जाता है। इसमें शक्कर वगैरह सब कुछ लगता है, मिश्रित भी कहा जा सकता है ऐसे तो, लेकिन दो चीजों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त कहा जाता है। लेकिन दो से अधिक चीजों से तो मिश्रित हो जाएगा वो। तो खीर वैसे सही उदाहरण नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया है, आप समझ लीजिएगा आपसे, है ना, कि दो चीजों से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसे संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त स्वर क्या है, दो असमान वर्णों के मेल से निर्मित होता है संयुक्त स्वर। वे वर्ण जो दो असमान वर्णों से मिलकर बने होते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि स्वर की बात हो रही है, तो वे वर्ण सशर्त क्या होंगे, होना चाहिए स्वर ही होना चाहिए, आप व्यंजन नहीं लेकर आएंगे। संयुक्त स्वर वे स्वर ही होंगे, उन स्वरों का ही मेल होगा, सॉरी वे वर्ण ही होंगे जिनमें स्वरों का मेल होगा। वर्ण कौन से होना चाहिए, इनमें से ही होना चाहिए, स्वरों में से ही होना चाहिए, शर्त है इसकी। तो क्या लिखेंगे आप, दो असमान वर्णों, इन ब्रैकेट आप लिख देंगे, स्वर के मेल से निर्मित होते हैं संयुक्त स्वर। उच्चारण में दोगुना समय लगता है, जैसे कि दीर्घ स्वर में लगता था। छंद में दो मात्रा गिनी जाती है, इनकी भी मात्रा क्या गिनी जाती है, दो गिनी जाती है। छंद में इनकी भी मात्रा दो गिनी जाती है। और संख्या कितनी है इनकी, यदि हम संयुक्त स्वर देखें तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से संयुक्त स्वर है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए पहले तो हमने क्या देखा, दो असमान वर्णों के मेल से बनते हैं। वे वर्ण क्या होना चाहिए, वे वर्ण स्वर होना चाहिए। उच्चारण क्यों स्वर होना चाहिए, क्योंकि हम संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं। उच्चारण में दोगुना समय लगता है, जैसे कि दीर्घ स्वर का लगता था। छंद में दो मात्रा गिनी जाती है, इनकी भी छंद में दो मात्रा गिनी जाती है ना। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 है। क्या क्या उदाहरण देखे हमने देखा, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा, ये चारों उदाहरण किसके हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये चारों उदाहरण हो जाएंगे आपके संयुक्त स्वर के। तो हम देख लेते हैं किन किन स्वरों से मिलकर संयुक्त हुए हैं, निर्मित हुए हैं। तो जहां तक ए की बात है, तो ए का निर्माण अ धन ई से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अ और ई से मिलकर बना है ए। और आई की बात करें अगर हम, बड़े ए की, तो अ प्लस छोटा ए से मिलकर बना है बड़ा ए, अ धन छोटा ऊ से मिलकर बना है छोटा ओ। और बड़े ओ की बात करें तो अ धन छोटा ओ से मिलकर बना है बड़ा ओ। तो इस तरह इनकी रचना हुई है। इन्हें भी आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, विशेषताओं के रूप में भी इसे लिखेंगे आप, डेफिनेशन के रूप में भी इसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में लिखेंगे संख्या 4 है, ए आई ओ औ। उसके बाद में आप बताएंगे कि ए कैसे निर्मित हुआ है, बड़ा ए कैसे निर्मित हुआ है, ओ कैसे निर्मित हुआ है और बड़ा ओ कैसे निर्मित हुआ है। ठीक है,
अब इसके बाद में हम लास्ट देख लेते हैं स्वर का, स्वर खत्म होने वाले हैं, प्लुत स्वर बचा है। तो प्लुत स्वर की क्या विशेषता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण होता है किंतु लिखा नहीं जाता। ये ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारित तो किया जाता है लेकिन उन्हें लिखा नहीं जाता है। फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा होंगे, जब अभी तक हमने 3 स्वरों की बात कर दी है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, और इनमें खत्म भी हो गए हैं सारे। देखो, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हो गए आपके, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हो गए आपके लघु स्वर, लघु स्वर, है ना। और इसमें ये ग्रीन वाले जो हैं, ये और ये वाला, ये भी आ जाएगा इसमें लघु स्वर में। ये 3 क्या हो जाएंगे? जो ग्रीन वाले सर्कल वाले हैं, ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। और बाकी जो शेष बचे हुए हैं, बाकी जो शेष बच चुके हैं, ये आपके हो जाएंगे संयुक्त स्वर। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो पूरे 11 खत्म हो गए, अब इसमें तो स्वरों की संख्या बची ही नहीं होनी चाहिए ना, होना ही नहीं चाहिए, अब तो खत्म हो गए सारे स्वर। लेकिन जो मैंने बताया था कि संस्कृत व्याकरण में यदि हम देखेंगे तो स्वरों की संख्या 13 है। तो ये वो 2 स्वर हैं, प्लुत स्वर, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? वे 2 स्वर प्लुत स्वर होते हैं। ये वो स्वर होते हैं, वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारित तो किया जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता, है ना, इन्हें लिखा नहीं जाता। इनके जहां पर ये आते हैं, जहां उच्चारित होते हैं, ठीक है, वहां पर कुछ संकेत तो हमें बताना पड़ेंगे, क्योंकि चूंकि इनका कोई आकार वगैरह नहीं है तो हमें संकेत देना पड़ेंगे जो उच्चारित कर रहे हैं उसका। तो इनके संकेत होते हैं, क्या है? वे वर्ण या वे स्वर जो जिनका उच्चारण तो होता है किंतु उन्हें लिखा नहीं जाता, प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनकी जगह पर 2 संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संकेत चिन्ह कैसे होंगे? एक तो इस तरह का और ये एक इस तरह का, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 3 है, देखा होगा आपको, यदि पता होगी, आपको हिंदी की गिनती आती होगी तो आपको पता होगा, इस तरह से ये हिंदी की गिनती में जो 3 लिखा जाता है, इस तरह से, वैसा एक सिंबल है। और एक सिंबल क्या है? ट्रिपल एस की तरह है, ठीक है। तो ये 2 संकेतों का यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं और इनकी विशेषता देख लेते हैं, 1-2 कुछ और बचा हुआ है। एक और पॉइंट है इसमें कि इसके उच्चारण में हमें 3 समय लगता है। कितना? अभी तक क्या लग रहा था? ज्यादा से ज्यादा एक में तो एक गिनती समय की एक ही हो रही थी, है ना। दीर्घ स्वरों का 2 समय लग रहा था, संयुक्त स्वर में भी 2 समय लग रहा था, लघु स्वर में गिनती 1 हो रही थी, मतलब 2 से कम, 1 गुना ही समय लग रहा था, है ना, जितना लगना चाहिए। लेकिन दीर्घ स्वर में 2 गुना लग रहा था, संयुक्त में भी 2 गुना लग रहा था, और प्लुत में समय कितना लगता है? उच्चारण में समय 3 गुना लगता है, 3 गुना लगता है। तो एक विशेषता और डाल लेंगे आप, क्या लिखेंगे इसमें? ये लिख देंगे, सांकेतिक चिन्ह होते हैं, 2 प्रकार के चिन्ह बना देंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे इनके उच्चारणों में 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ण कैसे कैसे हैं जिसमें प्लुत स्वर का यूज होता है। जैसे कि हम उच्चारित करते हैं ओम, है ना, ओम का उच्चारण करते हैं तो हम इसे थोड़ा लंबा बोलते हैं ना, केवल ओम नहीं बोलते, ओम ऐसे नहीं बोलते। जब हम इसे मंत्र में उच्चारित करते हैं हम बोलते हैं ओम। तो ये जो लंबा समय लगा वो क्या हो जाएगा? आपका प्लुत स्वर बीच में आया, इसलिए ये लंबा समय लगा। और इसे ये यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, इसे ओम को, ठीक है। अब एक बात होता है, जैसे हम बोलते हैं राम, एक तो जनरली हम राम बोल देते हैं और एक हम थोड़ा लंबा खींचते हुए बोलते हैं राम, या फिर राम का उदाहरण न ले तो हे राम बोलते हैं ना, जैसे जनरली बोला जाता है। जैसे गांधी जी का देहांत हुआ था उस समय पे हे राम बोलकर उनकी डेथ हुई थी, मतलब अंतिम शब्द उनके यही थे। तो उन्होंने कैसे बोला था? हे राम। तो यही जो है, जो लंबा खींचा है, ये क्या हो जाएगी? प्लुत हो जाएंगे, हे राम, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे क्या हो गया, जो लंबा समय खींचा, जिसको हे को ज्यादा समय तक बोला, उच्चारित किया, वहां पर क्या हो गया? प्लुत स्वर आ जाता है। अच्छा, इसका उच्चारण किस वर्ण के सापेक्ष होता है, मतलब किसकी तरह उच्चारित किया जाता है? तो अ स्वर जो होता है, अवर्ण जो होता है, अस्वर जो होता है, उसकी तरह प्लुत स्वर को उच्चारित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लुत स्वर।
और यहाँ पर हमारे सारे स्वर खत्म होते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे व्यंजन के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। स्वर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। मैंने एक वीडियो में इसे समाप्त करने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई कीजिए अपनी।